वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं फोर्थ चैप्टर 9th क्लास का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, इसके अंदर हम सबसे पहले तो हमारे चैप्टर का जो नाम है उसको स्टडी करते हैं कि वो कहता है क्या है, क्योंकि अगर हमें उसका मतलब पता चल जाता है तो आधी समस्या तो वहीं से सोल्व हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर किस टाइप के सम आने वाले हैं या वो किस प्रकार से हमें वो डील करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसके नाम को, कहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहली बात है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था। डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, उसको हम डिग्री बोलते हैं। किसी भी इक्वेशन की, जैसे कोई इक्वेशन मैंने लिख ली, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से मैंने इक्वेशंस लिख दी। अब अगर इस इक्वेशंस की डिग्री की बात करो तो इसमें मेरे को देखना वेरिएबल। क्या देखना है? वेरिएबल। वेरिएबल को समझना है, वेरिएबल चेक करना है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर कितनी है? 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर? 2। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। इसके अंदर देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इसके अंदर देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। तो लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। जैसे मैं कह दूंगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जो है वो कितनी है? x y इज इक्वल टू 2। x की जो पावर है वो कितनी दिखाई नहीं दे रही ना, तो जिसको जो दिखाई दे रही इसका मतलब क्या है? 1 है। y की पावर है जो कुछ भी नहीं, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि जिनकी डिग्री क्या हो? 1 हो। अब बात करते हैं इसके साथ में टू वेरिएबल की। टू वेरिएबल का मतलब क्या? ये जैसे हैं ये सारे के सारे किसके अंदर? 1 वेरिएबल के अंदर है। तो अब टू वेरिएबल की बात करते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की डिग्री देखिए, इन दोनों की पावर देखिए 1 है, इसलिए ये लीनियर होगी। और x और y दो वेरिएबल हैं, तो इस प्रकार की इक्वेशन हमें इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली है। तो मैं यही समझूंगा कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर के अंदर जो हमें इक्वेशन से मिलने वाली हैं वो किस टाइप से मिलने वाली हैं? इस टाइप से, जिनकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, और जिसके अंदर एक टाइम के अंदर दो वेरिएबल मौजूद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। कहता है मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें से ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कहता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा कहता है ओनली 2 सॉल्यूशन, और तीसरा कहता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक का मतलब होता है भाई जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, यानी कि x और y की वैल्यू अगर आए तो वो एक से ज्यादा ना आए, x की भी सिंगल वैल्यू आए और y की भी क्या है? सिंगल वैल्यू आए। टू सॉल्यूशन का मतलब होता है x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसका जो सॉल्यूशन है वो कितने भी आ सकते हैं। तो देखिए चेक कर लेते हैं क्या कहता है। ऑप्शन भी दे देंगे और जस्टिफाई भी हो जाएगा हमारा आंसर। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 लिखते हैं when x इज इक्वल टू 0। पहले 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 5। y की वैल्यू कितनी है? 5 है। अगर यही बात खत्म हो जाती तो हमारा पहला ऑप्शन था यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन मैं कहता हूं when x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 3 इंटू में 1 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया क्योंकि दो सोल्यूशन आ चुके हैं। कब 0 है तो आंसर 5 है y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 8 है। अब बात होगी दूसरे पे जाके अटकी, क्या दो ही सोल्यूशन है? चेक कर लेते हो, फिर x की वैल्यू रख लेते हैं when x इज इक्वल टू 2। आप माइनस में भी ले जा सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। मैं प्लस में लेके जा रहा हूँ, आप नेगेटिव भी रख सकते हो। x की वैल्यू -1 -2 -3 भी रख सकते हो। तो x की वैल्यू हमने रख दी 2। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू में 2 प्लस 5। y इज इक्वल टू 6 प्लस 5 कितना हो गया?
11, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11, यानी कि 2 11, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है भाई 11 है। फिर लिखते हैं when x is equal to 3 then y is equal to 3 into में 3 plus 5, y is equal to 9 plus 5, y is equal to 14, 3 और 14। तो भाई यूनिक होता तो केवल एक आंसर आता, चाहे मैं कुछ भी वैल्यू रखता आंसर क्या रहता सेम रहता। दो यानी 2 सोल्यूशन अगर सेकंड ऑप्शन होता तो केवल 2 सोल्यूशन आते, आगे नहीं बढ़ते। तो इसका मतलब क्या आगे वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा आंसर थर्ड आंसर होगा। तो लिखेंगे इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है देखिए, राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी गई है, इनके 4 सॉल्यूशन रखने हैं। तो आप सॉल्यूशन का मतलब समझ गए ना, ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। आप इसको उधर लेके जा सकते हो, y इज इक्वल टू 7 माइनस के 2x, y को लेके जाना चाहो y को लेके चले जाओ, मर्जी। अब क्या करें, x की वैल्यू रखते चलेंगे, y की वैल्यू क्या आती चली जाएगी। तो लिखेंगे when x इज इक्वल टू 0, 0 से कर दो, माइनस से कर दो, प्लस से कर दो, तुम्हारी मर्जी है। फ्रैक्शन से कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उससे कर सकते हो आप। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ मेरे को क्या चाहिए सॉल्यूशन चाहिए, 4 वैल्यू चाहिए। कहने का मतलब है अगर x की वैल्यू 0 है देन y की कितनी होगी 7 माइनस के, y की वैल्यू कितनी होगी 7, 0 7, एक सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। फिर लिखेंगे when x is equal to 1 then y is equal to 7 माइनस के 2 into में 1, y is equal to 7 माइनस के 2, y is equal to कितना 5, तो वैल्यू होगी 1 5। फिर लिखेंगे when x is equal to 2 then y is equal to 7 माइनस के 2 into में 2, y is equal to कितना हो गया 7 माइनस के 4, तो y is equal to कितना हो गया भाई 3। तो तीसरा सोल्यूशन क्या आ जाता है 2 3। चौथा सोल्यूशन देखिए when x is equal to 4, x is equal to 4 या 3 या 4 जो भी रखना आपकी मर्जी है, then y is equal to 7 माइनस के 2 into में 4, तो y is equal to कितना हो गया भाई 7 माइनस का 8, तो y is equal to कितना आ गया माइनस के 1। इस प्रकार से ये 4 सॉल्यूशन हमारे पास क्या है मौजूद है। आप नेगेटिव में पॉजिटिव में इसमें आंसर मैच नहीं होंगे, क्योंकि भाई आप क्या पता आपने क्या वैल्यू ली है, मैंने क्या वैल्यू ली है, सिर्फ वो हमसे क्या पूछ रहा है सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू क्या करना फाइंड आउट करना, वो हमने कर दी। एक बच्चे का दूसरा आ सकता है, क्योंकि दूसरे ने क्या पता क्या मानना हो x को या y को कुछ और मानना हो, तो आंसर क्या रहेगा डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट में तो पता नहीं कितने होते, काउंटिंग ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये वाला लिखते हैं y इज इक्वल टू 9 माइनस के पाई x लिख देते हैं। फिर लिखते हैं when x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 9 माइनस के 0, y इज इक्वल टू कितना हो गया 9, तो पहला सोल्यूशन हो गया 0 9। फिर लिखेंगे when x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रख देंगे ना, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई ही रहेगा, तो सेकंड का सोल्यूशन हो गया 1 माइनस 9 माइनस के पाई। फिर लिखो when x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 9 माइनस के 2 पाई। सेकंड सोल्यूशन हो गया भाई हमारे पास 2 और 9 माइनस के 2 पाई। थर्ड सोल्यूशन, फोर्थ सोल्यूशन when x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 9 माइनस के 3 पाई। 4 सोल्यूशन हो गया हमारे पास, 3 और 9 माइनस के 3 पाई। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है हमें, कहीं 22/7 रख दो या 3.14 रख दो, कोई जरूरत नहीं है वैल्यू रखने की। पाई है पाई रहने दो आप। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है देखते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ, देखिए बात समझने वाली है, क्या कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। वो कहता है कि जो ये इक्वेशन दी गई है मेरे पास, कौन सी
x माइनस के 2y इक्वल टू 4। वो कहता है कि जो नीचे लिखे गए ना, फॉलोइंग का मतलब होता है जो नीचे लिखे गए हैं उनमें से बताइए कि कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा और कौन सा नहीं होगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, सॉल्यूशन का मतलब होता है अगर मैं x और y की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं तो भाई लेफ्ट और राइट अगर बराबर आ जाते हैं तो वो सॉल्यूशन है, वरना वो सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हमारा मेन काम क्या है कि वैल्यू को पुट करके देखना। तो देखिए पहले केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट केस कितना है 0 2। अब रखते हैं x की जगह 0, y की जगह 2 इक्वल टू किसके बराबर है 4 के बराबर। माइनस के 4 और 4 बराबर नहीं होंगे तो क्या लिखेंगे इट इज नॉट, इट इज नॉट। क्लियर हुई बात। फिर सेकंड उठा लेते हैं, कितना है सेकंड पार्ट के अंदर 2 0। अब रखते हैं इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह क्या रखना है आपकी बात 2, y की जगह क्या रखना है 0 इक्वल टू 4। 2 इक्वल टू 4 हो सकता है नो, तो क्या लिखेंगे इट इज नॉट, इट इज नॉट। क्लियर है। फिर थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है 4 0, क्या कहता है 4 0। तो मेरी इक्वेशन तो यही रहेगी, ठीक है ना, बदलते नहीं। उसने कहा सबके चेक करने हैं अपने। तो x की जगह क्या रखेंगे 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 4। 4 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4 क्या लिखेंगे यस, इट इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, यस इट इज ए सॉल्यूशन। क्लियर हुई बात। फिर फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है √2 4 √2। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बड़े बच्चे पजल होते हैं इस पार्ट के अंदर, क्योंकि रूट आ गया ना, रूट का बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। वैसे होता कुछ नहीं, आसान सिस्टम है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत कम बार आता है। बाकी नंबर तो बार बार आते रहते हैं, ये नंबर कम आते हैं, तो इसीलिए इसमें प्रैक्टिस कम होती है तो बच्चा अटक जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझे, मुश्किल नहीं है। एक्स की जगह और वाई की जगह उनकी वैल्यू रखनी है हमने। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे √2 और वाई की जगह क्या रखेंगे 4 √2 इक्वल टू किसके बराबर 4 के बराबर √2। इसका मतलब 8 हो गया भाई, 4 की और 2 की मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि दोनों क्या है इंटीजर्स है। √2 इक्वल टू 4। अब बात आती है यहां पर समझ में नहीं आता। देखिए दो तरीके हैं, या तो √2 को कॉमन ले लीजिए, या फिर ये बात कहना कि √2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, और यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट कितना है 8। तो 8 में से अगर 1 जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस के 7 √2 बच गया कि नहीं बच गया, और ये बराबर नहीं होता। तो क्या लिखेंगे नो, इट इज नॉट सोल्यूशन, नो इट इज नॉट सोल्यूशन। क्लियर हुई। क्योंकि सोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है लेफ्ट और राइट बराबर आना जरूरी है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट कर देते हैं। फिफ्थ में क्या कहता है x माइनस के 2y इक्वल टू 4 है ना। फिफ्थ क्या कहता है 1 1 के लिए चेक करना है। 1 माइनस 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 4 है भाई, ठीक है। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 क्या कहता है बराबर नहीं, तो क्या लिखेंगे नो, इट इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस। सोल्यूशन कब होगा पता चल गया ना, जब हम x और y की वैल्यू पुट करें और लेफ्ट और राइट अगर बराबर आ जाते हैं तब क्या कहलाता है उसका सोल्यूशन कहलाता है। तो इसमें केवल एक ही पार्ट ऐसा था जिसमें ये क्या आया है लेफ्ट और राइट बराबर आया, तो केवल सोल्यूशन क्या होगा 4 0 इनका सोल्यूशन होगा, बाकी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट कर लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू में फाइंड करें इफ x इज इक्वल टू y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, सोल्यूशन क्या होता है अगर जो वैल्यू हमें x और y की दी है, अगर हमें उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं और लेफ्ट और राइट क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, तब क्या है उसका सोल्यूशन। इसने अब की बार ये कह दिया कि वो उसका सोल्यूशन तो है, इज ए सोल्यूशन, सोल्यूशन तो है उसका। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x और y की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी पुट करनी पड़ेगी। तो सोल्यूशन करते हैं इसका, क्या कहता है 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है भाई 2, तो जहां x है वहां पे 2 रख देंगे, y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख देंगे। तो 4 + 3 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू कितना आ जाता है
7। तो k की वैल्यू क्या रहेगी 7 रहेगी जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है इस इक्वेशन के लिए। एक्सरसाइज कंप्लीट है, समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट कर एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्या कहते हैं देखिए, ये कहती है कि जो ये मेरे को इक्वेशंस दी गई है इसका ग्राफ ड्रा कीजिए। तो देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए। आप x को भी उधर ले जा सकते हो, आप y को भी उधर लेके जा सकते हो। बस शर्त ये है कि जब ये लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए तो उसका साइन चेंज होता है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का है तो प्लस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें आप। अब हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए। टेबल देखिए क्या कहती है, एक्स वाई लिखते हैं। व्हेन x इक्वल टू कितना 0, अगर x की वैल्यू 0 है देन y की वैल्यू कितनी होगी भाई, y इक्वल टू 4 माइनस के 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 4 आ जाती है। फिर लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 4 माइनस, अगर आप ये चाहो ना x की वैल्यू 4 रखना चाहो 4 भी रख सकते हो। x की वैल्यू अगर मैं 4 रख देता हूं तो 4 माइनस 4 कितना हो जाता है 0 आ जाता है, ये वाला। इसका ग्राफ भी बिल्कुल आसानी से हो जाए। देखिए क्या ग्राफ तो सभी के आसानी से ही होंगे। आप 1 2 3 रखना चाहे 1 2 3 रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। ठीक है, ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है। इसका दूसरा नाम क्या है, वर्टिकल एक्सिस। ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है। इसका नाम क्या है दूसरा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। और ये जो हमारी है y एक्सिस, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है पूरा का पूरा, क्या कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। और जब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट। x एक्सिस को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और y का दूसरा नाम क्या है, y एक्सिस का ऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है। तो ये हमारी क्या है, वर्टिकल एक्सिस या ऑर्डिनेट एक्सिस या y एक्सिस, तीन नाम है इसके, तीनों याद रखें। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, x एक्सिस है या एब्सिसा है। समझ आएगी क्या नहीं आएगी, तीनों नाम याद रहेंगे। आप क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। आपके पास तो ग्राफ होगा तो आप आसानी से उसके ऊपर पहले ही लिखे होते हैं, सिर्फ आपने काउंटिंग करनी होती है। 1 2 3 4 5। नेगेटिव नंबर हमारी टेबल के अंदर नहीं है तो नेगेटिव लिखने की जरूरत हमें नहीं होगी। तो x की वैल्यू 0 कहां होती है, पूरी y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। जो हमारी y एक्सिस है उसके ऊपर पूरे के ऊपर किसकी वैल्यू 0 होती है, x की 0 होती है। और जो हमारी x एक्सिस है उसके ऊपर कहीं भी आप चेक कर लेना, वहां पे y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। क्लियर है। तो हम लिखेंगे 0 4, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो क्या होगा हमारे पास 0 4। अगर क्या x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 कहां होती है, x एक्सिस के ऊपर होती है। दूसरी बात, पहला जो अक्षर होता है वो x का होता है, दूसरा हमारा किस चीज का होता है, y का होता है। ये बात ध्यान में रखना। जो ये लिखे जाते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बोला जाता है इनको, ये क्या होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। पहला x का होता है, दूसरा किस चीज का होता है, y का होता है। क्लियर होगी बात। अब आप इनको मिला सकते हैं, सीधा मिलाना स्केल के साथ। आपके पास तो स्केल है ना, तो सीधा चला जाएगा। ये इसका क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है। दो पार्ट और करते हैं इसका, एक पार्ट आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखिए ये क्या कहता है, सबसे पहले टेबल बनानी जरूरी होती है। क्या बनानी जरूरी होती है, टेबल। x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस y लिख लेते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस y, y की वैल्यू लिख देते हैं। अगर y की वैल्यू 0 लिख देते हैं व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू, x कितना हो जाएगा यहाँ पे रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 2 आ जाती है। फिर लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 2 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 3 आ जाती है। जब y की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आप टेबल बनाते हैं 1
2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेगेटिव नंबर है नहीं, तो जो है पॉजिटिव है उन्हीं को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक बात और याद रखना, ये वाई एक्सिस है ना मेरा, वाई एक्सिस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर जितना पोर्शन है वो पॉजिटिव होता है, जितना नीचे होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेंगे, इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 -2 -3 -4 होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, -1 -2 -3 -4 ऐसे। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और इसके अंदर क्या होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो देखिए भाई, अगर आपको समझना है, इनको क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, क्वाड्रेंट। प्रत्येक पार्ट को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये दोनों पॉजिटिव लाइन के बीच में है, तो इसको x की वैल्यू बोला जाता है, इसको किसकी वैल्यू बोला जाता है, y की वैल्यू बोला जाता है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पोर्शन के बीच में है। अब यहाँ पे देखिए, ये y तो पॉजिटिव है लेकिन x क्या है, नेगेटिव, तो दोनों पोर्शन का बीच का क्या होगा, x नेगेटिव होगा और y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इनको देखिए, ये दोनों नेगेटिव के बीच में है, तो ये दोनों नेगेटिव रहेंगे। ये क्या है, x तो पॉजिटिव है, y क्या आपका नेगेटिव है। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, याद रहेगी ना। तो इसको अब ड्रा कर देते हैं, x की वैल्यू तो 2 है, y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे पोर्शन बन जाएगा 2 0। अब x की वैल्यू 3, इसको आगे बढ़ा दीजिए, और y की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये पोर्शन आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये पार्ट आ जाएगा, इसका नंबर होगा 2 0 और ये हो जाएगा 3 1। इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे बिल्कुल इसमें से पास होगा ये इक्वेशंस, ये हमारा क्या हो जाता है, ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाता है। चलिए उसको स्टडी करते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले। x y लिखते हैं, इसमें तो इस साइड उस साइड लेने की जरूरत ही नहीं है, पहले ये एज इट इज एडजस्ट है हमारे पास। तो व्हेन लिखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। फिर लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 3 इंटू में 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 होगी। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास, 3 आ जाती है। क्लियर है। फिर अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ भाई याद है ना, इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। अच्छा, इसको ओरिजिन कहा जाता है, ये क्या है हमारा ओरिजिन, जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या करती हैं, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 0 होती है, और इसको ओ से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। क्लियर है। अब 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पॉजिटिव चाहिए हमें, नेगेटिव तो है नहीं हमारे पास, तो पहला तो 0 0 हो गया। 0 0 कहाँ होगा, जहां पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब x की वैल्यू 1 है, ये रही, और y की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये रही। तो यहां से इसको पास कर दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है भाई ये, जैसे हम तो हाथ से बना रहे हैं ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन ही है। अगर कहीं भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट पे चलते हैं। चले, तो कहता है कि जो गिव द इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस देनी है जो इन पॉइंटों से क्या होती हो, पास होती हो, कम से कम 2 लाइनें देनी, और वो पूछता है साथ में हाउ मोर सच लाइंस आर देयर। तो पहले तो इसका आंसर दे देते हैं, क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट मेनी लाइन्स, there are infinite many lines। अब इसके y का आंसर दे देते हैं, y। अब देखिए, अब हम इक्वेशंस बनाते हैं।
कुछ भी बना लीजिए, तुम्हारी मर्जी है। 2x प्लस के 3y। अब साइड में क्या रखना है देखिए, वो बताएगा मेरे को। कौन? 2 और 14। 2 और 14। अब देखिए अगर x की वैल्यू में 2 रखता हूं तो कितनी होगी वैल्यू मेरे पास? 4। और y की वैल्यू कितनी रखनी है? 14। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे कितनी बनती है? 46। तो अगर मैं यहाँ पे 46 लिख देता हूं तो अब अगर मैंने x और y की वैल्यू रखी तो लेफ्ट राइट क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इक्वेशंस बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? जो उन पॉइंटों से क्या हो रही है? पास हो रही है। अब दूसरी इक्वेशन उठा लेते हैं। मान लीजिए आपने x प्लस वाई ही बोल दिया। x की वैल्यू कितनी है? मैं बता रहा हूँ कि राइट में क्या आएगा। x की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा था कि जो सोल्यूशन होता है ना वो उसको क्या करता है? बैलेंस करता है। तो अगर मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, देखो x की वैल्यू कितनी है? 2, सॉरी 15 नहीं 16। x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू कितनी है? 14। रख के देखिए आप 16 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी तो वो लाइन से जो उन पॉइंटों से क्या हो रही है? पास हो रही है। अब दूसरी लिख लीजिए, x माइनस के y ही लिख दिया आपने, तो क्या रखेंगे? माइनस के 12, 2 माइनस 14, 2 माइनस 14 तो माइनस के 12 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी लाइन्स, ठीक है, विच पासिंग थ्रू 2 and 14। और जनरली ये तो हमें एग्जांपल देना था, वैसे भी हमें जनरली ये पता है कि किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइन्स पास होती है। देखिए कितनी लाइनें पास हो रही हैं, कितनी भी कर सकते हैं आप, मर्जी है आपकी। इनफाइनाइट मेनी लाइन्स, तो एक ही तो पॉइंट है वो, 2 पॉइंट थोड़े ही। 2 पॉइंट से तो 1 लाइन पास होती है, लेकिन 1 पॉइंट से वो x एंड y की वैल्यू एक ही पॉइंट हुआ ना, ठीक है। तो एक पॉइंट से तो कितनी लाइन पास होती है? इनफाइनाइट मेनी। एग्जांपल आप दे सकते हो, इस प्रकार बना के दे सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, कहता है कि इस लाइन के द्वारा तो जो ग्राफ बना गया है उसके ऊपर ये पॉइंट क्या करता है? लाई करता है। लाई करने का मतलब क्या हुआ? ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि जो पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा इसका मतलब वो उसका क्या देगा? सॉल्यूशन देगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात हमारी ये है कि भाई जो पॉइंट लाई करता है या ये कहते हैं कि ये बताइए कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो दोनों ही केस के अंदर हमें एक ही बात करनी होती है कि भाई उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट करके देख लीजिए आप, लेफ्ट और राइट बराबर आने चाहिए। अगर लेफ्ट और राइट बराबर है तो सॉल्यूशन है, लेकिन अगर पहले ही सॉल्यूशन दे रखा है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और जो वैल्यू हमें निकालनी है वो हमारी आ जाएगी। जैसे 3 into में y की वैल्यू कितनी है भाई? 4, क्योंकि सेकंड नंबर वाली y की वैल्यू दे। a into में x कितना है? 3 प्लस 7। क्लियर हो? दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी? 12। ये 7 इधर पॉजिटिव है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये 3a मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 12 में से 7 माइनस होता है तो कितना बचता है? 5। a इज इक्वल टू 5/3। a इज इक्वल टू 5/3। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 3rd है। क्लियर हुआ? मतलब सुन रहे हैं? लाइक करने का मतलब वो उसको सोल्यूशन देगा। ये पॉइंट होते हैं, यही बात समझने वाली होती है कि भाई लाइक करने का मतलब क्या है कि वो उसके ऊपर मौजूद है। मान लीजिए कोई भी ग्राफ है किसी टाइप, मान लीजिए ये 3 4 है, तो इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशंस को ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? ये इसका सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। भाई जो टैक्सी का किराया है किसी शहर के अंदर वो कैसा है? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, देखिए कंडीशन लगी, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। यानी कि जब अगर आपने 1 किलोमीटर चलना है, पहला जो किलोमीटर होगा आपका, मान लीजिए आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो पहले किलोमीटर के लिए तो आपने 8 रुपए देने ही देने होंगे। फिर कहते हैं एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब एक सीरीज के रूप में, मान लीजिए कि आपने 2 किलोमीटर चलना है, 3 किलोमीटर चलना है, 4 किलोमीटर चलना है, ठीक है। 1 किलोमीटर का तो आपको 8 रुपए देना ही देना होगा। फिर कहता है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5 पर किलोमीटर। आगे आप जितने किलोमीटर चलेंगे आपको 5 रुपए देने होंगे। यानी कि अगर आप 2 किलोमीटर चले तो आपको 13 रुपए देने होंगे, अगर आप 3 किलोमीटर चले तो आपको 18 रुपए देने होंगे। यानी कि प्रत्येक किलोमीटर के वहां पर कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं।
केवल पहला जो किलोमीटर होगा उसके कितने रुपए, 8 किलोमीटर। सब्सिक्वेंट का मतलब है लगातार आगे जितने किलोमीटर आप चलते रहोगे उसका आपको कितना रुपए ऐड करना होगा, 5 रुपए पर किलोमीटर के रूप से आपने किराए के अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब वो कहता है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, वो कहता है कि x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, और जो टोटल किराया है वो कितना है, y रुपीज है। हमें इसकी क्या बनानी है, राइट ए लीनियर इक्वेशन। हमें क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से, एंड ड्रा द ग्राफ, और इससे हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्लियर हुई बात। तो अब देखिए इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x किलोमीटर। टोटल फेयर कितना है, y रुपीज। तो भाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हुआ, पहली कंडीशन के लिए कितना रुपए है, 8 रुपए, ठीक है। अगले जितने भी किलोमीटर हैं उनके लिए कितना है, 5 रुपए। टोटल कितना चला था वो, x किलोमीटर, x में से 1 किलोमीटर तो यहां चला गया, तो यहां पे कितना बचेगा, x-1 बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये क्या है, रुपए है भाई, x-1 तो किलोमीटर था, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया मैंने यहां लिख दिया 8 रुपए, पहला किलोमीटर है जो। x-1 क्या बच गए, किलोमीटर, क्योंकि टोटल किलोमीटर कितने थे, x थे, x में से 1 तो यहां चला गया, तो यहां पे कितने बच गए, x-1। तो पहले किलोमीटर के लिए कितना लिया मैंने, 8 रुपए। दूसरा जो x-1 बच गया, ये प्रत्येक के लिए कितना ले रहे, 5 रुपीज ले रहे। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी क्या, नहीं आ जाएगी। टोटल कॉस्ट क्या कहती है, y रुपीज है, क्या है, y रुपीज। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। 8 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x-5 इज इक्वल टू y। तो भाई ये बच जाएगा 8 और प्लस का और 5 माइनस का, तो 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। ये आपके पास क्या आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब ये इक्वेशन होगी, ये हमसे पूछा गया था कि बताइए कि उसकी राइट द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमने लिख दी। अब हमसे क्या चाहता है, ग्राफ बनवाना चाहता है। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो टेबल बना लेते हैं, x y लिखेंगे, y इज इक्वल टू 5x प्लस के 3, अच्छी तरह लिख दिया हमने। अब लिखेंगे when x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 है देन y इज इक्वल टू 0 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सारा सारा 0 हो जाएगा। क्लियर। फिर लिखेंगे when x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, then y इज इक्वल टू 5 इंटू में 1 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ये 8 है तो ये कितना है, 1। अब इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुई बात। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 0 कहां होती है भाई, y एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर होती है, हमारा y एक्सिस के ऊपर होती है। क्लियर हुई बात, ठीक है। ये O है हमारा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है तो y पे मिलेगी, तो y की वैल्यू कितनी है, 3, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 0 3, क्योंकि पहली वैल्यू x की रखी जाती है, दूसरी वैल्यू किसकी रखी जाती है, y की रखी जाती है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 1, और y की वैल्यू कितनी है भाई, 8। तो ऐसे बढ़ते जाओगे ये पॉइंट आ जाएगा, इसको इसमें से आप निकाल दीजिए, यानी कि पास कर दीजिए बिल्कुल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्राफ। आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, क्योंकि आप स्केल का यूज करोगे और आपके पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि आपने तो ग्राफ पे करना है ना। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे पास इक्वेशंस दी गई और एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे 0 0 -1 और 1, ठीक है। एक पॉइंट और दिया होगा 1 -1, ये वाला पॉइंट 1 -1, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इस ग्राफ के ऊपर क्या दिए हुए, 3 पॉइंट दिए हुए हैं,
और ये कहता है कि ये बताइए कि ये ग्राफ इनमें से किस इक्वेशन का है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, हमें ग्राफ भी दिया हो और इक्वेशंस भी दिए हो और हमसे कहे कि बताइए कि ये किसका ग्राफ है, तो उसके ऊपर जो पॉइंट दिए होंगे ना, जितने भी पॉइंट दिए हैं 1 2 या 3, वो तीनों आप रख के देखेंगे इक्वेशन के अंदर। अगर वो तीनों पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो उसका ग्राफ ही होगा, वरना ये उसका ग्राफ नहीं होगा। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है y = x, पहला पॉइंट रख लेते हैं -1 और 1, y की वैल्यू तो 1 और -1 पहली सेटिस्फाई नहीं करती। क्या 1 -1 के बराबर होता है? नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? नो, इस इक्वेशन का तो ये ग्राफ है नहीं। फिर सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड क्या है? x + y = 0। अब x की वैल्यू पहले रखते हैं -1, फिर y की वैल्यू 1 = 0, 0 बराबर है 0, ये तो सेटिस्फाई करके। अब सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड क्या है? 0। तो x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, 0 बराबर है 0, ये भी ठीक है। अब तीसरा पॉइंट और चेक करते हैं। ये किसके लिए था? 0 0 के लिए था। ये किसके लिए था? -1 और 1 के लिए था। अब किसके लिए चेक करते हैं? 1 और -1 के लिए चेक करते हैं। तो x की जगह तो 1 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे, 0 बराबर है 0। तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर गए या नहीं कर गए? तो क्या लिखेंगे? यस, ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का है। अब बाकी जो इक्वेशन बन गई उनको भी चेक करते हैं, कहीं उनके अंदर से भी तो नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड इक्वेशन, ये कहते हैं y = 2x। पहला पॉइंट चेक करते हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है? 1, और x की वैल्यू कितनी है? -1, 1 = -2। नहीं भाई, ये तो नहीं है। अगर पहला ही नहीं मिल रहा तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो क्या लिख देंगे? नो लिख देंगे। फिर लिखेंगे फोर्थ क्या है? 2 + 3y = 7x। पहले रखते हैं 2 + 3, y की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें? 1, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है? -1। 2 + 3 = -7, 5 = -7। तो क्या लिखेंगे? नो। ये तीनों इसका ग्राफ नहीं है, सिर्फ इसी इक्वेशंस का ग्राफ है ये। क्लियर हुई बात? चेक करना आ गया क्या? नहीं हो गया? सेकंड पार्ट खुद कर सकते हो ना। सेकंड पार्ट में 3 पॉइंट दिए हुए होंगे या 2 पॉइंट देगा, दोनों पॉइंट को क्या करना है? चेक करना है। चलो हम कर ही देते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ये ग्राफ दिया हुआ है, इन इक्वेशंस को चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। बिल्कुल सेम वही कंडीशंस, ठीक है। तो पहली इक्वेशन उठाते हैं y = x + k2। तो इसका पहला पॉइंट क्या कहता है? -1 और 3 पे चेक करते हैं पहले। y की वैल्यू तो 3, x की वैल्यू कितनी है? -1 + k2, 3 = 1, नहीं बराबर है। तो क्या लिखेंगे? नो। पहले ही कंडीशन फेल करके आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। फिर सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट कितना है अपने पास? y = x - k2। पहला पॉइंट करते हैं -1 और 3 का, -1 और 3 का। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 - 2, तो 3 = -3 नहीं है भाई। तो क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट। फिर थर्ड चेक करते हैं। अगर ये सही होता ना, फिर नेक्स्ट के 2 पॉइंट भी चेक करते हैं। तीनों पॉइंट चेक करने हैं हमें, एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। थर्ड करते हैं y = -kx + k2। पहले चेक करते हैं -1 और 3 के ऊपर। तो y की वैल्यू कितनी है? 3, x की वैल्यू कितनी? -1 + k2, 3 = प्लस, तो 3 = 3। तो क्या लिखेंगे? यस। क्या लिखेंगे? यस, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या इट इज ए ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। आप फोर्थ चेक कर लीजिए। फोर्थ भी तो नहीं है। x + 2y = कितना है? 6। x की वैल्यू यही पॉइंट रख लेते हैं, -1 और 3। x की वैल्यू -1 + 2 × 3 = 6, -1 + 6 = 6, 5 = 6। ना भाई, नहीं है। तो जो थर्ड पार्ट है ये ग्राफ है जो उस इक्वेशंस का है। तो लिखेंगे दिस ग्राफ इज दिस इक्वेशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है?
द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, कोई कांस्टेंट फोर्स लगाई है, कहता है वर्क डन। सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या होता है। देखिए मतलब समझते हुए चलते हैं। वर्क डन क्या होता है, जितनी हम फोर्स लगाते हैं, जितनी हम ताकत लगाते हैं, उतना ही हमारा क्या होता है, काम जल्दी होता है। तो वर्क डन क्या हुआ, जितनी हम फोर्स लगाएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, वर्क। ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई साइकिल चला रहा है बंदा, जितनी पाँव से यानी प्रेशर डालेगा उसके ऊपर, यानी कि जितनी फोर्स वो लगाएगा अपने पाँव से अपनी बॉडी से, साइकिल उतना ही तेज दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, तो उतना तेज दौड़ेगा तो उतनी जल्दी ही क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। वैसे ये कहता है जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहता है वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन इज ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। क्या होगा, डिस्टेंस के। फिर कहता है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशंस इन द टू वेरिएबल्स एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग ए कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स। ठीक है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए वर्क डन क्या होता है। मान लीजिए वर्क डन ही बात कर लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। F मतलब फोर्स, यानी W मतलब वर्क डन। पूरा लिख देता हूं वर्क डन। ये होगी फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है। तो जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। ठीक है। और जो वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। किसके होता है, फोर्स के होता है। यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे आप उतना ही डिस्टेंस क्या करोगे, ज्यादा कवर करोगे थोड़े टाइम के अंदर। तो ये कहते हैं एंड ड्रा द ग्राफ बाय सेम कांस्टेंट फोर्स। कितना, 5 यूनिट्स। कितना है, 5 यूनिट्स है। ठीक है। आल्सो रीड द फॉर्म। तो हम वर्क डन मान लेते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो कितना होगा। मान लीजिए वर्क डन को हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फोर्स के। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये लिखा भी हुआ उसने बंदे ने, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स हम क्या इज इक्वल टू के एक्स हो गया कि नहीं हो गया। के क्या होता है, कांस्टेंट। के क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। और इसमें जो कांस्टेंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट्स। उधर लिखा हुआ है ना, टेकिंग कांस्टेंट फोर्स इज कितना है, 5। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5x। y इज इक्वल टू 5x। बात सुन में आई कि नहीं। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। कैसे, टेबल बना लीजिए पहले तो। यहां पर x y तो लिखें when x इज इक्वल टू, अरे बात ये हमें x और y की वैल्यू पूछी भी हुई है उसने। वो कहता है कि कितना होगा, उनका रिलेशन क्या होगा, वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। 2 यूनिट चले और 0 यूनिट चले। तो जब हम x की वैल्यू क्या रखें, 2 रखें। क्या रखें, 2 रखें। तो y की वैल्यू क्या होगी, देन y इज इक्वल टू 5 इंटू में 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। और जब हम 0 रखेंगे तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 इंटू में 0, तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपना जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2। तो कैसे जाएगा आपका ग्राफ, ऐसे। तो ये हो गया 2 और 10। अब कितना है, 0 0। तो ये पॉइंट हो गया 0 0। तो इसके अंदर से इसको क्या कर दीजिए, आप पास कर दीजिए। तो ये आपका क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। क्लियर है। आप जितनी फोर्स लगाओगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा क्या होगा, वर्क डन। यानी कि वर्क डन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वर्क डन होगा। ये बात हमारी समझने वाली थी। और वो हमने बताया कि वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई क्या कोई बात। चलिए आगे देखिए, जो y है वो वर्क डन का काम कर रही है, k है जो फोर्स का काम कर रही है, x क्या किसका काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है। x किसका काम कर रहा है, डिस्टेंस का। k किसका काम कर रहा है, फोर्स का। और y किसका काम कर रहा है, वर्क डन का। क्योंकि उसने कहा था कि कांस्टेंट फोर्स है, तो k हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। कोई भी क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट है। और जो
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। कहता है कि यामिनी और फातिमा दो लड़कियां हैं 9th क्लास की। कहता है टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू द हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। कहता है कि भाई यामिनी और फातिमा दो 9th क्लास की लड़कियां हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर 100 रुपए का कंट्रीब्यूट किया, दान दिया। किसके लिए? अर्थक्वेक विक्टिम, यानी कि जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं उनके लिए उन दो लड़कियों ने 100 रुपए का क्या किया? कंट्रीब्यूशन दिया। अब कहते हैं राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। जो इस डाटा को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे, वो लीनियर इक्वेशन हमें क्या करनी है? बनानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? दो लड़कियां हैं 9th क्लास की जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, कितना? 100 रुपीज का। किसके लिए? जो अर्थक्वेक विक्टिम है, यानी कि जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं उनके लिए। अब उनकी हमें क्या बनानी? ग्राफ बनाना है विद लीनियर इक्वेशन। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहता है? सबसे पहले मान लीजिए कि फातिमा और यामिनी ने कितने कितने रुपए दिए। कर दें लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड रुपीज X रुपीज। फिर कहते हैं लेट कौन आ गई? फातिमा कंट्रीब्यूटेड रुपीज Y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? दोनों लड़कियों ने किया है ना, तो इसका मतलब क्या है? टुगेदर का मतलब क्या है? यामिनी और फातिमा दोनों का टोटल कितना बनता है? 100 बनता है। ये दोगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यानी जो ये कहता ना कि उसकी लीनियर इक्वेशन बनाइए, तो लीनियर इक्वेशन तो हमने क्या कर दी? उसकी बना दी। अब कहते हैं कि ग्राफ भी ड्रा कीजिए। तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए? टेबल चाहिए। तो टेबल बना लेते हैं x y। तो x इज इक्वल टू 100 माइनस के y। अब लिख लेते हैं लेट व्हेन y इज इक्वल टू 0 लगा लेता हूं। मान लीजिए फातिमा ने दिए सारे के सारे, ठीक है, यानी कि यामिनी ने, हो सकता है 0 में कोई पता नहीं है, ठीक है। तो देन x इज इक्वल टू, यानी कि जो यामिनी के रूप में बचेंगे वो 100 माइनस के 0, x की वैल्यू कितनी बचेगी? 100 बच जाती है। x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। ये भी तो हो सकता है कि उसी ने 100 दिया, तो लिख लीजिए व्हेन y इज इक्वल टू 100 देन x इज इक्वल टू 100 माइनस के 100 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये 0 ये 100। अब हमें इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए 100 से 1 2 3 लिखोगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बढ़ जाएगा, शायद आपकी कॉपी से बाहर चला जाएगा। तो आप इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए। जैसे आप लिखोगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। वैसे इधर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो पहला केस कहता है x की वैल्यू 100 से y की वैल्यू कितनी है? 0। और हमने पढ़ा था जो x एक्सिस है ना उसके ऊपर सारी की सारी y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो भाई सीधी सी बात है, तो कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास? ये वाला पॉइंट होगा। ये होगा 100 0। दूसरा है 0 100, तो ये कहां पे होगा? y के ऊपर होगा 0 100। इन दोनों को मिला दीजिए। तो जो ये ग्राफ बनेगा ये उनका ग्राफ बनेगा। चलिए मैंने 100 0 लिया, 0 100 लिया। आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, 10 20 30 40 50, आप जो लेने आपको वो ले सकते हैं आप, ठीक है। हमें दिया गया फारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो कहता है वो कहता है कि फारेनहाइट और सेल्सियस का जो रिलेशन है उससे हमें क्या निकाल दीजिए आप? इसका ग्राफ बना दीजिए आप। क्या बना दीजिए? ग्राफ। तो ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो हम
एफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से और सी को रिप्रेजेंट कर देते हैं वाई से। लेट कर रहे थे, लेट, क्योंकि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पढ़ रहे थे ना, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इस प्रकार बना देते हैं। तो इसको क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 9/5 y प्लस 32। क्लियर हुई बात। अब ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो ये x ये y, ठीक है, लेट कर लिया, f इज इक्वल टू एक्स और c इज इक्वल टू वाई। अब y की वैल्यू ये कैंसिल हो जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है कितना आएगा। तो अगर मैं y की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। कितनी रख देता हूँ, 0। तो लिखेंगे when y इज इक्वल टू 0 then x इज इक्वल टू 0 प्लस 32। तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। फिर लिखेंगे when y इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, then x इज इक्वल टू 9/5 इंटू में 5 प्लस 32। x इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 32। x की वैल्यू कितनी होगी, 41, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है। अब हमें जो टेबल बनानी है वो हम ऐसे बनाएंगे, इससे जो ग्राफ बनाना है हमने, ठीक है, जो गैप ले हम 4 का ले लेते हैं, चाहे 5 का ले लो, चाहे 10 का, ताकि अपना 32 भी नजदीक लग जाए। जैसे 4 का ले लें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। इधर भी ले लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। देखिए x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू कितनी, 0। ये कहां पे मिलेंगे आपको, x एक्सिस के ऊपर, 32 एंड 0, 32 एंड 0, इसको हम क्या कहेंगे, x एक्सिस। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है। अब फिर इतना है, x की वैल्यू 41 है, तो यहाँ पे हमें 40 से आगे भी लेना पड़ेगा, ये हो गया 44। y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 तो कहाँ होगी हमारे पास, ऐसे यहाँ से चलेंगी आपके पास, ऐसे जाएगी, और 40 से आगे होगा ना थोड़ा सा, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, तो इससे पास होगा भाई ऐसे। करिए, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे f को तो आप y मान लीजिए, c को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसा मानोगे वैसा आपका ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा, और दोनों ही केस के अंदर ठीक होगा, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है वो, इसका सेकंड पार्ट कहता है, वो कहता है कि अगर जो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में कितना होगा, वो फारेनहाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेल्सियस की वैल्यू रख देंगे, तो जो बचेगी वो किस में बचेगी, फारेनहाइट में बचेगी। तो ये इक्वेशन जो है वो लिखेंगे 9/5 इंटू में 30, क्योंकि सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री सेल्सियस। तब हमसे पूछता है वैल्यू किसकी, पूछता है फारेनहाइट की। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 पे जाएगा। 5 इंटू 4 कितना होता है, प्लस 32, टोटल कितना हो गया, 86। 86 क्या होगा, ये फारेनहाइट, 86 क्या होगा, ये फारेनहाइट होगा। कब, जब 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो फारेनहाइट कितना होता है, 86 होता है। ये बात क्लियर हुई। कहता है कि फारेनहाइट दिया हुआ है मेरे को कितना, 95 डिग्री। फारेनहाइट कितना दिया हुआ है, 95 डिग्री, तो मेरे को सेल्सियस बताना है। तो यहां पे लिखेंगे F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। F की वैल्यू कितनी है, 95, ये हो जाएगा 9/5C प्लस 32 को पहले इधर ले आइए, तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C, तो 3, और ये कितना बच गया, 6। ठीक है, 63, तो 9/5C, C एज इट इज रहेगा 63। मैंने कहा था ना, इक्वलिटी से उधर जाएगा तो जो प्लस में है वो माइनस में होगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवीजन में, और जो डिवीजन है वो मल्टीप्लाई में। तो 5 इधर क्या है, डिवीजन के अंदर है, ये कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था वो कहां चला जाएगा, डिवीजन के अंदर। ठीक है,
तो ये चला जाएगा इतने पे, तो सेल्सियस कितना होगा 35, कितना होगा 35 डिग्री। कब? जब जो फारेनहाइट है वो कितना है 95, कितना है 95, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है देखिए, पहले तो रिलेशन लिख लेते हैं, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो इसका नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि अगर F 0 के बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है, देन सेल्सियस किसके अंदर होगा, सेल्सियस की वैल्यू बतानी है हमें। तो यहां पे रख देते हैं F इक्वल टू 0, 9/5C प्लस 32। अब ये 32 उधर चला जाएगा, ये किस चीज का हो जाएगा माइनस का 32, 9/5C। अब ये मल्टीप्लाई में है C की, तो क्या होगा ये उधर चले जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा और जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, यानी कि माइनस के 32 इंटू में 5/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160/9 इज इक्वल टू C। ये होगा जब फारेनहाइट क्या होगा 0 के बराबर। आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कहता है अगर सेल्सियस 0 है देन F कितना होगा, देन F कितना होगा, यहां पे रख देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। F इक्वल टू 9/5 इंटू में 0 प्लस 32। तो जो F की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 32 के ऊपर है जो सेल्सियस कितना होता है 0 होता है। इसका लास्ट पार्ट ये कहता है कि भाई कोई ऐसा भी टेम्परेचर है जिसके ऊपर फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, वो होता है -40 डिग्री, -40 डिग्री। चेक कर लीजिए, F इक्वल टू 9/5 -40। देखिए मैं सेल्सियस की वैल्यू 40 रख रहा हूं, तो F की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 40 आनी चाहिए, तभी मेरे क्वेश्चन ठीक होगा, वरना गलत है। प्लस 32, फिर मेरे को और सोचना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कितना बचेगा माइनस के 72 प्लस के 32, F कितना हो गया -40। तो -40 डिग्री जो टेम्परेचर है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए क्या है बराबर है। ये हमारी एक्सरसाइज है जो पूरी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी 4.4। अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और ये क्या कहती है देखिए, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3। हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है भाई, किसकी देनी है y इक्वल टू 3 की देनी है। एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल के रूप में देनी है। किसके रूप में वन वेरिएबल के रूप में, वन वेरिएबल के रूप में तो ये है ही, इसकी रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो इसका ग्राफ क्या बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे। y की वैल्यू कितनी 3, तो अब क्या करेंगे हम इसको, ये पॉइंट है जो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप इसको हॉरिजॉन्टल ना माने, हॉरिजॉन्टल क्या होता है ऐसे हो, ठीक है, इसने वन वेरिएबल में दिए तो इसलिए हम इसको किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लाइन पे। अच्छा फिर कहता है इन 2 वेरिएबल। अब कहता है कि 2 वेरिएबल में, अब पहले तो इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। क्या कहता है y इक्वल टू, चलो y इक्वल टू 0 इंटू में x प्लस 3 लिख सकता हूं क्या भाई। 0 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 0 ही तो आएगा। 0 प्लस 3 क्या हो गया 3, y इक्वल टू 3 तो है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनता है 0 ही बनता है, ठीक है। और मेरा 2 वेरिएबल के अंदर भी हो गया, 2 वेरिएबल में कहा था ना, उसमें 2 वेरिएबल में हो गया x और y दोनों वेरिएबल आए हुए। अब इसका ग्राफिकल करते हैं रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए टेबल बनाते हैं x y। तो लिखते हैं when x is equal to 0 then y is equal to 0 into 0 plus 3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 3 आएगी। फिर लिखते हैं when x is equal to 1 then y is equal to 0 into में 1 plus 3, y is equal to कितना हो गया 3। क्यों 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो ये क्या है 1, ये कितना है 3। तो i की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अगर x वेरिएबल
है जो उसका कोएफिशिएंट कितना है 0 है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है ना, तो 2 वेरिएबल में ही करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये बात देखिए आप, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 3। x की वैल्यू 0 कहां होगी, यहीं तो होगी y एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर होगी, y एक्सिस के ऊपर। x की वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है, x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। फिर x की वैल्यू तो 1 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो अगर इसको बढ़ाऊंगा ऐसे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट कितना होगा 1 3। तो जो ग्राफ बनेगा ना वो ये आएगा। यहां से कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर y की वैल्यू कोई कांस्टेंट नंबर दी हुई है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी, या कुछ भी नहीं होगी, या अदर कोई चीज होगी। तो देखिए आपको ग्राफ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अगर y की वैल्यू दी हुई है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू तो वो हमेशा x एक्सिस की क्या होगी पैरेलल होगी, x एक्सिस की क्या होगी पैरेलल होगी। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, जो एमसीक्यू आते हैं यहाँ पे उनके अंदर भी पूछ लेता है कि वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, या इंटरसेक्ट करेगी, या कुछ भी नहीं। ठीक है, नॉन ऑफ दिस। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन अब की बार किसका देना है, जो देना है उसको लिख लीजिए। 2x + 9 = 0। किसमें देना है 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल के अंदर ही देना है। तो देखिए भाई पहले तो इसको सोल्व कर लीजिए। 2x = -9 हो गया, क्योंकि इधर प्लस का तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x = -9/2, तो x कितना हो गया -4.5। तो अगर मैं इसको 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मेरा सीधा सा ग्राफ बढ़ेगा। तो मैं इसके नीचे ही बना देता हूं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। x की वैल्यू कितनी है -4.5। तो जो ये पॉइंट होगा वो x = -4.5 को रिप्रेजेंट करेगा इन 1 वेरिएबल के अंदर। किसके अंदर, इन 1 वेरिएबल के अंदर। अब सेकंड देखिए वो कहता है 2 वेरिएबल के अंदर भी चाहिए मेरे को। तो भाई अगर 2 वेरिएबल के अंदर चाहिए तो x = -4.5 + 0y लिख सकता हूं। देखिए ना 0 से अगर मैं y को मल्टीप्लाई करूंगा 0 को -4.5 में ऐड करूंगा तो -4.5 ही बचेगा। मेरी स्टेटमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं है, और मैं चेंज अपने आप कर भी नहीं सकता। अगर वो खुद स्टेटमेंट में अंदर चेंज देता तो वो खुद देगा, हम नहीं कर सकते अपनी तरफ से। तो हम तो कुछ ऐड करेंगे ये या सेपरेट करेंगे तो वो दोनों तरफ तो कर सकते हैं, या 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो 0 ही रहेगा। तो अब इसकी टेबल बनाते हैं। x y, तो लिखते हैं when y = 0 then x = -4.5 + 0, तो x = -4.5 y की वैल्यू 0। फिर लिखेंगे when y = 1 then x = -4.5 + 0 into में 1, x = -4.5 ही रहा। तो भाई x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इसका क्या बनाते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। देखिए ग्राफ क्या कहता है, ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6। अब देखिए x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 कहां होती है, x एक्सिस के ऊपर। तो ये जो पॉइंट होगा वो -4.5 और 0 होगा। अगला है जो 1, ये y की वैल्यू 1 होगी और x की वैल्यू 4.5 ही थी, तो ये जो पॉइंट होगा मेरा ये कितना होगा 4.5 नेगेटिव इंटू 1। तो जो ग्राफ होगा ना वो किसके पैरेलल आएगा, y एक्सिस के पैरेलल आएगा।
तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि अगर x की वैल्यू कोई कांस्टेंट देखी है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, या x y दोनों पे इंटरसेक्ट करेगा, या नॉन ऑफ दिस। तो हमें दिखाई दे रहा साफ, तो ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। जब x कांस्टेंट दिया हो तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, और जब y कांस्टेंट दिया हो तो वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। नेक्स्ट, थैंक यू।